हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 का सेकंड लास्ट लेक्चर है न्यूक्लियस, और इसके बाद जो हमारा लास्ट पे लेक्चर होगा और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस है इसको हमने 4 पार्ट में स्प्लिट करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद है न्यूक्लियोलस और लास्ट पे है क्रोमोसोम्स। इन चारों अगर आपके पेपर आता है तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, न्यूक्लियस का बेसिकली मतलब होता है सेंटर। ऐसी चीज़ जो सेंटर में पाई जाए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको हम मरकज़ भी कहते हैं। मरकज़ का मतलब होता ही है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल दरमियान में पाई जाए, उसको हम मरकज़ या न्यूक्लियस कहते हैं। मेरे पास ये एक एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल्स के सेंटर में जो डार्क पोर्शन आपको रेड नज़र आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये फर्स्ट टाइम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आपको हिस्ट्री ऑफ सेल, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था। और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है, न्यूक्लियस को आप वैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, इतना ये प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आप सेल को डाई करें, स्टेन करें, मैंने डिफरेंट स्टेन के वर्ड यूज़ किए थे, आपको पता है, सैफ्रन, प्राइमरी, सेकेंडरी डाई, ये डिफरेंट स्टेन जो है जिससे हम सेल्स को, टिश्यूज़ को, क्रोमोसोम्स को स्टेन करते हैं देखने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब आप सेल को स्टेन करते हैं तो सेल के सेंटर में एक प्रोमिनेंट पार्ट है जो सेल के अंदर सारा कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, सेल के अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, सेल में जितनी भी इंपोर्ट होती है, ये सारी की सारी न्यूक्लियस ने कंट्रोल करनी होती है। ये न्यूक्लियस का कमाल है, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। और जब आप सेल को डाई करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सेंटर वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस, वो होता भी प्रोमिनेंट है और होता भी डार्क है बाकी जो पार्ट है, बाकी साइटोप्लाज्म की निस्बत से, क्योंकि आपने सेल के स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपने जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ा। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ये न्यूक्लियस वाला टॉपिक देख रहा है तो उसको मैं रेफर करूंगा कि इसी चैप्टर का जो हमारा जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर्स है उसको ज़रूर एक दफ़ा देख ले, ताकि आपके फर्दर कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि न्यूक्लियस का यहाँ पे काम क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। आज तक आपने न्यूक्लियोलस जो है वो ऐसे ही देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियोलस ऐसा होता है, और ये मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, सारे को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप न्यूक्लियोलस को भी सुनना है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस, ये मेरे पास जो ब्लैक कलर का मैंने मटेरियल बनाया है, हम इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन ये मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए ये सेंटर में मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वाले मटेरियल को मिक्स नहीं होने देता, दोनों को सेपरेट करके रखता है। ये काम है न्यूक्लियस का। और यहाँ पे एक स्टूडेंट और चीज़ देखते जाएं, आपने मैट्रिक में 2 तरह के सेल पढ़े हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। वहां पे भी आपने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, उसके सेंटर में एक लार्ज ऑर्गेनेलिज है जिसका नेम है वैक्यूल। वहां पे न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में है, वो पेरिफेरल रीजन्स में है, साइड पे है। फिर वही बात बता रहा हूं, जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स को एक दफा देख लीजिएगा। वहां पे मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को बना के डायग्राम के साथ लेबल भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है हो गया। और इस तरह जब भी आप सेल को देखते हैं ना, डिफरेंट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंट है। कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें एक न्यूक्लियस है, उसको हम मोनो न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में स्मूथ सेल्स, हमारी बॉडी के स्किन सेल्स, और बेशुमार ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जस्ट एक ही न्यूक्लियस है। उस एक न्यूक्लियस की वजह से हम उसको कहते हैं मोनो न्यूक्लिएटेड।
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, उसको बोलते हैं बाइन्यूक्लिएटेड, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स, आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में सेल साइकिल एक चैप्टर है, वहाँ पे मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स, वहाँ पे वो कैंसर्स को डिस्कस किया जाता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस है, कैंसर की एक एग्जांपल हमारे पास। कुछ ऐसे हैं भाई जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, मैनी न्यूक्लिएटेड है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये जो हमारे स्केलेटल्स के अंदर हैं, इनके अंदर जो मसल्स हैं ये धागों की तरह लंबे लंबे होते हैं। हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं फाइबर की तरह के, और इसमें एक सेल में मैनी न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी आपका क्लियर हो गया कि ये कहाँ कहाँ पे जो है कितने कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिसको हम ए न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन सेल फिर भी जिंदा है। थोड़ी देर पहले मैं अपने ही छोटे ब्रदर से डिस्कस कर रहा था, वो 6ठी क्लास का बच्चा है। मैं स्टार्ट करने से पहले पूछा कि आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं? कहता यस जानता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कहता सेल को कंट्रोल करता है, अगर ये ना हो तो सेल की डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, पहले स्टार्ट में होता है बाद में ख़त्म हो जाता है, वो सेल फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स। क्लियर हो गए? तो रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिसमें स्टार्ट में न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक दफ़ा जब वो मेच्योर हो जाते हैं, उसमें जितनी प्रोटीन बननी है, हीमोग्लोबिन वगैरह जब बन जाती है पूरी तरह से, तो बाद में वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो सेल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये हमारा रेड ब्लड सेल्स, ब्लड का एक टॉपिक है, उसके अंदर भी इसको चैप्टर 14 में देखेंगे कि ये क्या है। अच्छा जी, तो एक चीज़ और कि जब भी आप न्यूक्लियस को देखें, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है, और इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस के अंदर कुछ यहाँ पे जेल की तरह का मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन फ्लूइड। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, और ब्लड के अंदर जो है उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूइड है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है, ये क्रोमोसोम्स कब बनता है, ये मैं आपको क्रोमोसोम वाले टॉपिक में जाके बताता हूँ। क्रोमोसोम क्रोमाटिन में कब कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियाई 2 वर्ड है, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी हम न्यूक्लियोलस के टॉपिक में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए है, आरएनए है, क्रोमाटिन मटेरियल है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस, साल्ट्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं और आगे चीज़ों की फॉर्मेशंस भी कर रहे होते हैं। जी, ये आपने सारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शंस की, और इसमें ये सारे पॉइंट आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ना, जब आप न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस के बाहर मैंने एक रेड कलर की मेम्ब्रेन बनाई हुई है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने जस्ट एन लिखा है, एन मीन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, ये डबल है। बाहर वाली मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ अटैच है, अंदर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ अटैच है। बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ एक ऑर्गेनेलिस चैनल अटैच होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको मैंने इसी चैप्टर में जो डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक्सप्लेनेशंस दी थी, मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और दूसरा जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। जी, तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख रहे थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वही काम है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की सेपरेशन कर रहा है, दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा, दोनों के दरमियान एक बाउंड्री है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेल्प भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ आप देखते जाएं कि सेंटर में इसके ना पोर हैं, ये जो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनका नेम है न्यूक्लियर पोर्स, और ये हमें नजर आ रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है जी,
इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है चीजों की ट्रांसपोर्ट करना। आपको सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर में मैंने जो सेकंड लास्ट टॉपिक था वहां पे आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ आरएनए। उसमें दो, जो ऊपर वाली 2-3 लाइनें थी उसमें 2 प्रोसेस थे। ट्रांसक्रिप्शन क्या था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो जो मैसेंजर आरएनए है उसने न्यूक्लियस से मूव करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आना है, किसके पास? राइबोसोम के पास। वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। तो अब वो इन पोर्स के जरिए मूव करके आएगा। इसके अलावा 20 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो होती है 7.5 नैनोमीटर, और इन पोर का साइज भी डिफरेंट है। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस साइज का डिफरेंट वेरी करता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें 14 nm जो है इसका साइज होता है, कुछ में कुछ है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में मैंने देखा वो डिफरेंट इसकी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है जी। वो आप जो भी लिख लें। खैर जिनके सिलेबस में ये इसका साइज न्यूक्लियर पोर का नहीं है तो उनको ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो न्यूक्लियर पोर साइज तो एक अलग चीज़ है। न्यूक्लियर पोर्स नंबर सेल टू सेल वेरी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सेल हैं जिसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। मेरे स्किन सेल डिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये स्किन बना रहे हैं, स्किन इसने बनाई है, आई वाले सेल ने आई बनाया है, ब्रेन वालों ने ब्रेन बना लिया, ये सारे डिफरेंशिएटेड हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं। कुछ ऐसे हैं जो अनस्पेशलाइज्ड हैं, जिस तरह जाइगोट एक सेल होता है, वो जाइगोट उस वक्त कोई कंफर्म नहीं है कि वो आई बनाएगा या मतलब स्किन बनाएगा, उससे हर चीज़ बनेगी, ठीक है। वो जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, ये हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते। इनमें न्यूक्लियर पोर की तादाद ज़्यादा है। क्वेश्चन है कि उनमें न्यूक्लियर पोर की तादाद ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट देखें, अगर ये जाइगोट है ना, मैं यहाँ पे जाइगोट बना रहा हूँ, जाइगोट के अंदर ये बना दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मैंने 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे लिखा है कि एक एग के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर होते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इतने ज़्यादा न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसमें इतने ज़्यादा, और इसके साथ एडजेसेंट सेल है एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी के, उनमें न्यूक्लियर पोर की तादाद होती है 3 से 4। पूरे न्यूक्लियस में कितने हैं? 3 से 4 पोर होते हैं टोटल। उसके साथ उसमें 30,000 और उसमें जस्ट 3 से 4। तो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है उसमें अभी बहुत सी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, उसमें बहुत सा मैसेंजर आरएनए बनना है, उसने अभी स्पेशलाइजेशंस पकड़नी है, उसने बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूक्लियस में करना है, जिसकी वजह से उसको पोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक सेल मैच्योर हो जाता है, मतलब रेड ब्लड सेल है, उसमें जितनी हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में बढ़नी है, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें 95% तो हीमोग्लोबिन है। जब वो कंप्लीट बन जाती है तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है, आपने कहना सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो अभी आप कह रहे हैं होता है, ठीक है। स्टूडेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसा कि कैमल, उसका जो रेड ब्लड होता है ना, वो मेच्योर होके भी उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा कैमल की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है। अगर आप चैप्टर 10 में ना पेज 196, ये पेज है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर एक टॉपिक है ऑस्टिक थाइस फिशेस, जिसको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 8 या 7 जो है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो फिशेज हैं इनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसका मतलब है कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल के अंदर उसकी तादाद जो है 3 से 4 तक होती है। तो ले जी, मैंने न्यूक्लियस के अंदर आपको पहले 2 पॉइंट जो है ये क्लियर करवा दिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अगले 2 पॉइंट इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। तो अभी हम वीडियो स्टूडेंट यहाँ पे अपनी जो है वो क्लोज करते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू।